हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, फैमिली और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के नए टॉपिक की, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। इसका नाम है ग्रेविटेशन। लगभग सभी लोग इससे परिचित होंगे। ग्रेविटेशन असल में है क्या? आप सभी को पता है कि न्यूटन ने जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी, पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति की खोज की थी। जो ग्रेविटी पावर होती है अर्थ की, उसको न्यूटन ने खोज किया था एक सेब के माध्यम से। थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं कि उन्होंने देखा कि जो सेब है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने ये सोचा था कि वो सेब ऊपर ही क्यों, मतलब नीचे ही क्यों गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया या वहाँ पे रुका क्यों नहीं रहा। तो इस निष्कर्ष से इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा गया। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई चुंबक किसी लोहे को अपनी ओर खींचता है, लेकिन चुंबक में प्रतिकर्षण, रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होती है, एक प्रतिकर्षण गुण भी होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम उसी को जनरलाइज कर दें तो उसके बाद आया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसमें तीन चीज, मतलब जनरली तीन चीज लोग पढ़ते हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसमें तीन चीज होती है, टर्मिनोलॉजी है जिसे हम जानेंगे। कि जैसे ये बात होती है आकर्षण की, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो कण हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, या बड़े भारी कण हो, बड़े भारी ग्रह हो, उपग्रह हो, या कोई छोटे से कण हो, वो सभी एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सेब को खींच रही थी और वो सेब नीचे आ रहा था, तो उस दौरान भी प्रत्येक क्षण सेब पृथ्वी पर बल लगाकर पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा था, और पृथ्वी भी सेब पर बल लगाकर सेब को अपनी ओर खींच रही थी। क्योंकि अगर माना जाए तो सेब भी तो एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। जो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपने पास स्थित दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, तो ब्रह्मांड की एक वस्तु सेब भी तो है, और एक वस्तु है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो सेब को अपनी ओर खींच रही है, सेब पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स जो पृथ्वी है वो सेब को अपनी ओर खींच रही है, पृथ्वी जो है वो सेब को अपनी ओर खींच रही है। ये हमको दिखता है, लेकिन जो सेब है वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, ये नहीं दिखता हमको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, जो दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड के दो पिंडों की आकर्षण की बात करता है, उनके बीच की दूरी की बात करता है, उनको उनके बीच के लगने वाले आकर्षण बल की बात करता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके द्रव्यमान पर निर्भर है। पहली बात तो ये आई क्योंकि पृथ्वी भी बहुत बड़ा पिंड है और सेब उसकी तुलना में नगण्य माना गया है। अगर नगण्य हम मान सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत भारी पिंड है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जो दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल हम बताने जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम जानने जा रहे हैं, जिसके बारे में न्यूटन ने हमको बताया, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि गुरुत्वाकर्षण अब किस चीज पर और निर्भर करेगा? ये एक प्रकार का बल ही है, तो और किस चीज पर निर्भर करेगा? अगर हम इसे चुंबक लेते हैं और एक लोहा लेते हैं, तो अगर चुंबक, हर चीज का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम आकर्षण बल या उसके क्षेत्र को समझना चाहें, या ये समझना चाहें कि कोई बल कहाँ तक काम करता है, कि जैसे कि कोई एक राजनीतिक नेता होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है और वो उसी क्षेत्र में सक्रिय रहता है। ठीक सेम उसी तरह हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, उसके एरिया की बात करते हैं, और उसी तरह सभी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी लगते हैं, लगाए जाते हैं, वही राजनीतिक नेता वाला उदाहरण लेकर के ही हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि कोई राजनीतिक नेता होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें वो प्रबल सक्रिय होता है, उसमें वो नेता बहुत प्रबल सक्रिय होता है। उसी तरह एक मैग्नेट या एक पिंड का भी अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे जैसे कोई वस्तु उस क्षेत्र से बाहर जाएगी, वो बल मात्रा में कम लगने लगेगा। वो बल यानी कि वो पिंड दूसरी वस्तु पर जो बल लगा रही है वो परिमाण में कम होता जाएगा,
अगर वो वस्तु जिस पर बल लगना है वो बल लगाने वाली वस्तु पर जो है वो उसके पास आती जाएगी, यानी उसके सक्रिय क्षेत्र के अंदर आती जाएगी, एक्टिव रीजन के अंदर रहेगी, तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि वो अधिक बल का अनुभव करेगी अपेक्षाकृत उसके कि जब वो उससे इफेक्टिवली फार डिस्टेंस में, फार अवे रहेगी, बहुत डिस्टेंस पर रहेगी उस पर। तो ये बात होती है कि इस तरीके से हम अगर ये निष्कर्ष निकालें, पहला निष्कर्ष हमने निकाला था कि वो जो है जो बल होता है वो उसके भार पर, सॉरी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने पृथ्वी और सेब का उदाहरण लिया था। दूसरी बात, हमने एक राजनीतिक नेता के सक्रिय क्षेत्र का उदाहरण लेकर के किसी पिंड के आकर्षण बल को समझने का प्रयास किया। इसमें हमने क्या देखा कि जैसे ही वो पिंड उसके सक्रिय क्षेत्र में आ रहा है वो ज्यादा बल के परिमाण का अनुभव कर रहा है, ज्यादा बल अनुभव कर रहा है, उसका बल का परिमाण ज्यादा है। लेकिन अगर वही पिंड उस सक्रिय क्षेत्र से दूर होता चला जाए तो वो उस बल के बहुत कम परिमाण का अनुभव करेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है वो उसके दूरी पर भी कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा है। अब निर्भर किस तरह कर रहा है ये जो न्यूटन ने कहा था हम उस पर देखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान में तो सीधे निर्भर कर रहा था, ये किस तरह निर्भर करता है हम इस पर देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, कि गुरुत्वाकर्षण एक ग्रेविटेशन होता क्या है। जैसे अब जो पिंड एक दूसरे पर बल लगा रही है तो ये उस पिंड का गुण है कि वो गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, ये इस पिंड के गुण को, प्रॉपर्टी का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बल लगा रही है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और जो नियम बनता है इसके निष्कर्ष से उसे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसको। तो पहले हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो हम इसको एक हेडिंग भी दे सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो अब ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन क्या होता है? दो पिंड, वस्तु, बॉडी, जो भी लिखना चाहें आप लोग, दो पिंड, वस्तु, बॉडी पर एक दूसरे के द्वारा दो पिंड द्वारा एक दूसरे के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। यही सब आपको समझा रहा था मैं, ठीक है, कि अपने द्रव्यमान की, अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा कि अपने द्रव्यमान के कारण, ठीक है, दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर खींचती हैं, ठीक है, अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित, लिख दे रहे हैं, ये बुकिश लैंग्वेज है, साधारण भाषा में हम इसको खींचना भी कह सकते हैं, जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, ये हो गई गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण की बात, इसके भी हम बात कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था? हमने हमारे आसपास जितनी भी चीजें उपस्थित हैं वो सभी एक दूसरे पर बल लगा रही हैं,
क्योंकि उनके बल का परिमाण इतना कम होता है, उनके बल का परिमाण इतना कम होता है कि हमको अनुभव ही नहीं होता है। 10⁻12 10⁻10 न्यूटन इस परिमाण, इस ऑर्डर की जो है वो फोर्स होती है। तो ये हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते हम अपनी डेली लाइफ में, तो हम कैसे जानेंगे कि कोई पिन किसी दूसरे पिन पर बल लगा रही है। अभी ये 10⁻+11 10⁻, जो है +12 होता, तो हमें पता लगता है हाँ कि हमारे घर की दीवारें भी हम पर फोर्स लगा रही हैं, हमारे घर में जो बेड है वो हम पर फोर्स लगा रहा है, हमारे आसपास जो किताबें रखी हैं हमारे घर में वो भी हम पर फोर्स लगा रही हैं। अगर इस तो वो हम एक्सपीरियंस कर सकते थे। लेकिन अब 10⁻11 ऑर्डर -12 ऑर्डर लाइक दैट, इस ऑर्डर की अगर फोर्स होगी तो वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। खैर, गुरुत्वाकर्षण बल अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर खींचती हैं, यानी कि मेन मोटिव इनका द्रव्यमान ही है। हम इससे ये निष्कर्ष तुरंत निकाल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहीं ना कहीं जो है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और जाहिर सी बात है, जब हम बल पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला देखते हैं F बराबर m में, इसमें सीधे सीधे F जो है वो m पर निर्भर कर रहा है, यानी कि अगर हम m को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर हम m को घटा देंगे तो फोर्स अपने आप घट जाएगा। ये बातें आप समझ चुके हैं, समझाने की इसको जरूरत नहीं है। तो इतनी चीजें हैं जो लगभग नोट्स के काम आ सकती हैं। तो पहला तो गुरुत्वाकर्षण जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी बल को ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो एक दूसरे पर लगाया जाता है। अब इसके बाद इसको मैं मिटा करके इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, जो मेन इसका नियम होता है जिसको न्यूटन ने दिया था। हम बात करेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं, उस कांस्टेंट का मान कहीं भी नहीं बदलता है। ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे इस गैलेक्सी पर चाहे अदर गैलेक्सी पर, ब्रह्मांड के किसी कोने पे भी चले जाएंगे, उसका मान नहीं बदलेगा। चाहे पृथ्वी पर नापिए, चाहे चंद्रमा पर जाकर नापिए, चाहे जुपिटर पर नापिए, चाहे मार्स पर नापिए, कहीं भी नहीं बदलेगा। वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो बदल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उसी पर इसको कहते हैं सार्वत्रिक, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, और न्यूटन ने दिया था इसलिए इसे न्यूटन कहते हैं। पहले हम इसके नियम को एक लिख लेते हैं एक तरीके से नोट्स के तौर पर, उसके बाद हम इसको पॉइंटेड समझ लेंगे ताकि आपको कंपटीशन में ये वर्क कर सके। नहीं तो जो लोग अपने क्लास स्टडी के लिए देख रहे हैं इसको, उनके लिए तो ये काम करेगा ही करेगा। तो एक थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं। विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का
दो कणों का पारस्परिक आकर्षण बल। किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण पारस्परिक आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतना सारा मैंने लिख क्या दिया। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बात करता हूँ। ये टॉपिक आज थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि शुरुआत है तो इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी पड़ जाता है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो वो एक दूसरे पर बल लगाती है। मैंने सेब और पृथ्वी का उदाहरण लेके आपको बताया था कि जो इसका जो बल है वो पहली बात तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर किसी राजनीतिक नेता के सक्रिय क्षेत्र उदाहरण के बताया था कि दूरी पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब इस न्यूटन को अब इस नियम को पढ़ते हैं कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण यानी जितना भी कण है विश्व में सबकी बातें कर रहा है, दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो मैंने पहले बता दिया गुरुत्वाकर्षण प्रॉपर्टी वाले में ही। ठीक है, तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण बल। अब ये कह रहा है कि उनमें से अगर कोई दो कण हो वो एक दूसरे पर बल लगा रहे हो तो उन दोनों का पारस्परिक म्यूचुअल इंट्रैक्शन या म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा कणों के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अगर हम कोई दो पिंड मान लेते हैं, ये इस पर और ये इधर बल लगा रहे हैं, हमने माना इसका द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का द्रव्यमान m2 है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल r से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होगा। दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, और उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इसको इधर लिखते हैं ताकि यहीं पे आ जाए m1 m2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? F m1
m2/r²। अब ये हो गया नियम कि ये इस तरह निर्भर करेगा। तो अब इस तरह निर्भर करने का क्या मतलब है कि अगर हम दोनों द्रव्यमानों को परिवर्तित करते हैं तो बल परिवर्तित होगा। अगर हम दूरी को घटाते बढ़ाते हैं, दोनों पिंडों के बीच की दूरी को दोनों को पास करते हैं या दोनों को दूर करते हैं, पास करते हैं दूर करते हैं, तो आकर्षण बल कमजोर पड़ेगा। वैसे ही व्यवहारिक में भी आप ले सकते हैं कि आकर्षण बल कमजोर पड़ता है। ठीक है, ये इस तरह निर्भर करता है, लेकिन ये फार्मूला नहीं है, ये तो एक निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं और मान लेके आते हैं g m1 m2/r²। ये जो g है आपका, इसी g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 परिमाण इसका मान होता है, जो कभी भी नहीं बदलता है, मतलब जो सामान्यता बदलता नहीं है। इसीलिए इस नियम का नाम ही रखा गया है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, और इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे जी। इतना आप उतार लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के आगे की बातें चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं और वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा है। यानी कि हम बात कर रहे थे एफ जी m1 m2/r² की। ठीक है, अब हम जी की बात करेंगे। तो जी को क्या कहते हैं? जी क्या है? जी हमने बताया कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो हम लिखेंगे जहां जी एक समानुपाती नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम-2 होता है। ठीक है, अब जी का मान कणों की प्रकृति, ताप, समय, स्थान, क्या हो गया? कणों की ताप, प्रकृति, समय, स्थान कणों के मध्य उपस्थित माध्यम, कणों के मध्य उपस्थित माध्यम, प्रकृति हो गई, ताप हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया, कणों के बीच उपस्थित माध्यम तथा दिशाओं पर निर्भर नहीं करता है।
ये जो जी का मान है वो कणों की प्रकृति, यानी चाहे जिस कण हो, चाहे जैसा कण हो, ठीक है, उसका ताप कितना है, वो समय कितना लग रहा है, उसमें स्थान यानी किस स्थान पे रखा गया है, उन दोनों कणों के बीच जो जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, इसके बीच कौन सा माध्यम उपस्थित है, उससे बिल्कुल भी नहीं मतलब है। ठीक है, दिशा यानी ये अदिश सदिश इन सभी किसी चीज पर भी निर्भर नहीं करता है। इसलिए बेफिक्र होकर ये नियम लगाइए और खुशी से मुस्कुराते हुए आंसर को लेके आइए न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये था जी के बारे में इतना सब कुछ कि जी का मान कभी निर्भर नहीं करता है, ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, इसकी मात्रक की भी हम बात कर लेते हैं। पहले तो एक मात्रक हमने लिख दिया है। तो हम बात करते हैं जी का मात्रक। एक मात्रक तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निकला कैसे, अब देखिए जी का मान है तो ये आर इधर ले जाइए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 नीचे जाएगा, m1 भी किलोग्राम m2 भी किलोग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम, सॉरी यह माइनस नहीं रहेगा, किलोग्राम स्क्वायर ये हो जाता है। या दूसरा मात्रक इसका क्या होगा, अब अगर हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर हम इसको दोबारा बदलते हैं तो इसका मान आएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। उसके बाद क्या आएगा, जल्दी जल्दी अपने मन में निकालिए आप लोग। उसके बाद आएगा किलोग्राम, फिर क्या बचेगा, फिर समय आता है तो सेकंड बचेगा, तो यानी कि सेकंड क्यूब। ये दोनों उसका मात्रक है। एक बात और, ये जो है वो अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि यानी जी का मान किसी भी दिशाओं पर इस चीज पर निर्भर नहीं करता है। इतनी बातें क्लियर है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण। अब जब बात कर ही रहे हैं, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम अब पढ़ लेते हैं गुरुत्व को। गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी। ठीक है, हमने गुरुत्वाकर्षण की बात क्या की, हमने कहा कि दो पिंड हैं, दो ग्रह हैं, दो प्लैनेट हैं, दो कण हैं, वो दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें कि उन दोनों में से एक पिंड को आप मान लीजिए हमारी पृथ्वी, और दूसरे पिंड को पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी चीज मान लीजिए, कोई भी कण, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ मान लीजिए, तो तब जो कंडीशन बनेगी, तब जो आकर्षण बल होगा उसे कहेंगे गुरुत्व बल, उसे गुरुत्व बल कहेंगे हम, या उसे कहेंगे पृथ्वी की ग्रेविटी। तब वहां पे ग्रेविटी यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में से एक पिंड को हम क्या मान लें, पृथ्वी मान लें, और दूसरे पिंड को कोई वस्तु मान लें, तो जो बनेगा उसे वो आकर्षण बल गुरुत्व बल या पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति कहलाएगा। यानी कि क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्व भी है वो एक प्रकार का आकर्षण बल है, जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लगाती है। कौन लगाती है, हमारी अर्थ लगाती है किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम सीधे सीधे कहते हैं ग्रेविटी। ये क्या होता है, ये होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, जो हमारी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से निकला है, इसी वजह से कह सकते हैं आप। तो हम इसको लिखते हैं कि ये एक आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को
पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम कहते हैं गुरुत्व। ठीक है, अब मैंने बात बता दी है कि गुरुत्वाकर्षण में जो यदि एक को द्रव्यमान कर लें, ठीक है, अच्छा लिख देते हैं इसको भी, यदि गुरुत्वाकर्षण के नियम में एक पिंड को पृथ्वी मान लिया जाए, एक पिंड को क्या मान लिया जाए, पृथ्वी मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जो आपका गुरुत्वाकर्षण होगा वो गुरुत्व में बदल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, या कह सकते हैं एक केस है, एक केस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम एक केस भी कह सकते हैं। अब उदाहरण ले लें, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, इसको हम मान सकते हैं गुरुत्व। ठीक है, अब ये तो एक गुण हो गया, गुरुत्व एक गुण हो गया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण एक गुण था, लेकिन इससे निकलता क्या है, इससे निकलता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, इससे आपका गुरुत्वीय त्वरण निकलता है। तो अब हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की। आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग देख रहे हैं, और इस चैनल को, इस वीडियो को तुरंत आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और डिसलाइक करने का कारण भी जो है आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। हम क्या बात करेंगे अब, गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण की, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी के लिए ही है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड, जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है आपकी गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल g से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब
ये जो है वस्तु के आकार, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, उस पर निर्भर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इतनी बातें क्लियर है? वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। गुरुत्व बल को और क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वीय बल रिप्रेजेंट कैपिटल W से करते हैं mg। ये कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। इसका मान, गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 9.8 लिखते हैं, ठीक है। इसकी एक डिफिनेशन और निकालते हैं। यदि हम m बराबर 1 ले लें तो जो गुरुत्वीय बल है इसकी वैल्यू g के बराबर आ जाएगी। तो इससे लिखते हैं कि गुरुत्वीय बल वह बल होता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर, उस बल के बराबर होता है। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है किस बल के बराबर होता है? जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या अपनी ओर आकर्षित ही कह दीजिए, अपनी ओर आकर्षित करती, क्योंकि बल की हम खुद ही बात कर रहे हैं तो उस बात में हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बातें हैं इसमें। ये जी है, जी को आप पहले से ही परिचित हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को बताता है, यानी 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हो रही है ये बताएगा। यानी कि वेग परिवर्तन कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमने आपको गति में ये बताई थी बात, जब हम मोशन पढ़ा रहे थे आप लोग, तब हमने ये बात आपको बताई थी कि वहां पे जब जो मोशन होती है वो अंडर ग्रेविटी होने लगे, ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि वर्टिकली मोशन होने लगे, तब वहां पे जी की वैल्यू यूज करते हैं। जी, वहां पे आपको जी का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया था, यहाँ पे भी समझाया जा रहा है कि जो जी की वैल्यू होती है वो एज इट इज ट्रीटेड, अब उसको एक ही तरह ही ट्रीट करते हैं, बस इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो निर्भर कर रहा था, लेकिन ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला ये हो गया, इसको डब्ल्यू से ना रिप्रेजेंट कीजिए, ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये चीज यहाँ से निकाला गया है, हमने इसको 1 माना है, तब ये डिफिनेशन निकाली है, ठीक है। जी की यूनिट आपको पता है पहले भी, तो इतना सब हम पहले पढ़ चुके थे, ये खाली इसमें कुछ है नहीं। इसमें मुझे लगता है मैं प्रयास करूंगा कि अगले लेक्चर में इसको खत्म कर दिया जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 2 पिंडों के बीच में लगाया जाता है, इसीलिए हम जो है, अब हमारे पास कौन से 2 पिंड है? हमारे पास है एक पृथ्वी अपनी और एक चंद्रमा।
तो अब हम जो चीज़ें बात करेंगे वो इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा कर बात करेंगे। इसमें एक और चीज़ आती है केपलर का नियम। तो केपलर ने भी अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है जिस ऑर्बिट पर, तो उस ऑर्बिट, वो ऑर्बिट कैसा है असल में, उस ऑर्बिट का पाथ कैसा है, लाइन कर्व है कि स्पेस, कौन सा स्पेस कर्व है या कौन सा जो है सरफेस कर्व है, प्लेन कर्व है, वो उन्होंने वो चीज़ बताया कि कर्व कैसा है या उसका जो है टाइम पीरियड कितना है, किस किस चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी एरियल वेलोसिटी कितनी होगी, केपलर ने ये बताया था। तो ये भी थोड़ा बहुत हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें डिबेट में, या आपकी ज्ञान में इसको बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप लेके आइए, चीज़ों को रिलेट करने की आप कोशिश कर पाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि अगले लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।